वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और लिखित परीक्षा आपकी होती है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल परीक्षा लगी हुई है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, ठीक है, उसी का मॉडल पेपर है जिसके अंतर्गत आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1950 में क्या होता है, भारत आजाद होता है, मतलब कि भारत का संविधान लागू हो जाता है। क्लियर? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो वो प्रश्न कौन से हैं देखें। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके खंड आ से पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न करने होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे, 10 प्रश्न में से केवल आपको मतलब 10 में से 10 करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है बंगाल विभाजन के बारे में बताएं। बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर हुआ करता था। आपको बता दूं लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया और वहाँ जब वो दौरा करता है लॉर्ड कर्जन बंगाल में आकर के, तो फिर वहाँ देखता है कि जनता में राष्ट्रवादी भावना जो है बहुत तीव्र गति से पनप रही है। लोग जो है अपने मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हो रहे हैं। लोगों में एकता की भावना देखता है। तो बंगाल में जब देखता है कि वो राष्ट्रवादी मामलों में बंगाल के लोग आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि बंगाल में आप देखते हैं चाहे पत्र पत्रिकाओं के विकास की बात हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र की बात हो या अन्य प्रकार के चीज़ों की बात हो, बंगाल में भारत में पहले विकास बंगाल में ही शुरू हुआ। तो बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में जब लॉर्ड कर्जन ने इस प्रकार से देखा कि एकता और राष्ट्रवादी भावना लगातार बढ़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम एकता एकदम से अपने आप में चरम सीमा पर थी। हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह ट्रीट करते थे। इस चीज़ को देख करके लॉर्ड कर्जन को लग गया कि अगर अगर इन दोनों को बंटवारा या हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा विभेद नहीं करे जाएगा या बंगाल को बांटा नहीं जाएगा धर्म के आधार पर, तब तक अपना काम बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो फूट डालो राज करो की नीति वैसे अपनाते थे अंग्रेज लोग। तो बंगाल विभाजन के जो है विचारधारा ये लॉर्ड कर्जन ने जब दी, कब, जब 1903 में ये भारत का दौरा करता है, मतलब बंगाल का दौरा करता है। ठीक है, इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया कि वहाँ के मुसलमानों को समझाया जाए और वहाँ के मुसलमानों को समझा करके विभाजन करवा दिया जाए, और उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डाला जाए। साथ ही बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना, ये भी एक उद्देश्य था। तो 16 अक्टूबर की डेट है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस योजना को लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन को, और इस विभाजन का विरोध बहुत हुआ। जब विरोध हुआ खूब ज़्यादा तो उसके लगभग 6 सालों के बाद में यानी कि 1911 ईस्वी में आप देखते हैं इसको विभाजन को वापस लिया गया, या बंग भंग जो आंदोलन, बहुत मतलब बंगाल विभाजन का बहुत विरोध हुआ, खूब ज़्यादा विरोध जब होने लगा तो फिर 1911 में, चूंकि उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो दिल्ली में आने वाले थे, दिल्ली दरबार का आयोजन होने लगा था। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि मतलब जो विदेश, मतलब जो वहाँ के हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब कि जो राजकुमार हैं, प्रिंस हैं वहाँ के इंग्लैंड के, वेल्स चूंकि उस समय इंग्लैंड का हिस्सा था, तो वहाँ के जो राजकुमार हैं जब वो आ रहे थे, यहाँ का दौरा करने वाले थे भारत का, तो लोगों ने सोचा, ये फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई अगर यहाँ पर आएंगे और तमाम धरना होता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या किया, सभी के मुंह को बंद करने के लिए या तमाम प्रकार की जो मांगे उठ रही थी उन मांगों को खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया था 1911 में। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन था, हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचाने के लिए बंगाल को बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में बताएं। मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। नवाब बरकुल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। आगा खां और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई ढाका में ही। इसमें मुस्लिम जमींदार और उच्च वर्ग की जो लोग थे मुसलमानों के, उनका सहयोग मिला और मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना, मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये सब उद्देश्य था। ठीक है,
तो मुस्लिम लीग बनाई गई। जैसे कांग्रेस बनी थी 1800, कब बनी थी? 85 में 1800। तो मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में आकर के मुस्लिम लीग बनती 30 दिसंबर को, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को, ताकि वो मुसलमानों के अधिकारों को, मुसलमानों की जो अधिकार है उनकी सुरक्षा कर सकें, अपने अधिकारों की डिमांड कर सकें, और इस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये है मुस्लिम लीग। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, महालवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो ये व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत, महालवाड़ी के अंतर्गत आपको बता दूं कि भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया, कि इसमें एक गांव का मुखिया बना दिया गया। तो गांव का मुखिया या जो भूपति होता था गांव का, वो सभी कृषकों से या सभी किसानों से भूमि टैक्स वसूलता था, यानी कि भूमि राजस्व की निर्धारित रकम जो थी उसको वसूला करता था। यानी एक मुखिया होता था। तो जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, अब वो हर घर जा करके सभी से, किसानों से, मतलब वो कर नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। ये भारतीयों को ही सौंप दिया गया कि आप में से एक व्यक्ति क्या होगा, गांव का मुखिया बनेगा, और वो मुखिया का कर्तव्य क्या होगा कि वो पूरे गांव के जो टैक्स है, भूमि कर है, उस भूमि कर को इकट्ठा करेगा और जमा करेगा, ठीक है? समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी थे, और यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध के क्षेत्र में लगाई गई। 1803 या 4 में मराठा के क्षेत्रों में भी महालवाड़ी व्यवस्था लगाई गई, जिसमें महाल, महाल माने होता है एक मतलब एक राज्य, या मतलब एक गांव या एक जो इलाका का मुखिया एक व्यक्ति बन जाएगा, तो वही मुखिया जो होगा सभी का टैक्स वसूल करके और अंग्रेजी सरकार को देगा। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी, पहले उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, मतलब मराठा साम्राज्य में लागू हुई। एक दूसरी व्यवस्था इसी की जैसी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी भू राजस्व से रिलेटेड है। यह व्यवस्था प्रमुख रूप से मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूमि स्वामी मान करके जो किसानी करता था, खेती करता था, उससे ही जो है एक प्रकार से कर वसूला जाता था। भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर मतलब की काबूलियत पर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे। तो कुल मिलाकर के जो भूमि स्वामी होता था, जो भूमि का मालिक हुआ करता था, वही सारी चीज़ों को एक प्रकार से करता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यही थी कि जो, जैसे देखिए महालवाड़ी में क्या था कि एक महाल का एक स्वामी होता था, यानी एक राज्य का या गांव का, मतलब एक गांव का मुखिया या क्षेत्र का मुखिया बना दिया जाता था। वही मुखिया कर वसूलता था सभी गांव वालों से और अंग्रेजी सरकार को देता था। ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसमें क्या था, जो भूमि पर खेती करता था या भूमि का जो मालिक होता था, उसी से डायरेक्ट कर लिया जाता था, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ किसानों ने खास करके 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति दी थी, और यह किसान व सरकारी कोष में सीधा समझौता हुआ करता था। डायरेक्ट किसान और सरकार के बीच में अंग्रेजी सरकार डायरेक्ट किसानों से पैसा लेती थी। यह व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, चौथा नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1886 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 1886 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास में अड्यार नामक स्थान पर मैडम हेलेना पेट्रावना ब्लोवत्स्की और कर्नल स्टील अल्कॉट, इन लोगों ने मिलकर के करी। 1889 ईस्वी में मिसेज एनी बेसेंट को इस सोसाइटी का सहयोग प्राप्त हो गया, और इसीलिए, अच्छा, ये मिसेज मतलब कि ये जो थी एनी बेसेंट जी, ये आयरिश महिला थी और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था, ठीक है? श्रीमती एनी बेसेंट ने बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पहले स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की करी थी किसने? मतलब अड्यार नामक स्थान पर करी गई थी 1886 में। मद्रास में पड़ता है अड्यार स्थान। वहीं पर मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लोवत्स्की नाम था एक मैडम का, उन्होंने करा था, और कर्नल स्टील अल्काट, इन दोनों ने मिलकर के करा था। लेकिन बाद में 3 सालों के बाद में 1889 में एनी बेसेंट का भी सहयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को मिल जाता है, ठीक है? तो उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अलग तरीके से नज़र आती है और एक ज़बरदस्त तरीके से काम करती है फिर। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में कुछ बताएं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्या था? तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बताया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है? वर्धा में गांधी जी थे उस समय 1937 में, जहाँ की मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह था। 22 या 23 अक्टूबर की डेट थी, 22 या 23 अक्टूबर 1937 को ये होने वाला था जयंती समारोह, रजत जयंती समारोह मारवाड़ी स्कूल का।
और इसी अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री वहाँ पर गए थे। राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक जो थे, इन सभी को आमंत्रण पत्र मिला था, सभी लोग वहाँ पर गए थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन में इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। और सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अपनी योजना प्रस्तुत करी, यानी कि जो बेसिक शिक्षा के बारे में बताया उन्होंने, या बुनियादी शिक्षा के बारे में, जिसमें जनसाधारण की शिक्षा पर चर्चा करी गई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात गांधी जी ने करी। स्वावलंबी शिक्षा पर फोकस किया। सामाजिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। हस्तशिल्प की शिक्षा देने के लिए बताया गया महात्मा गांधी के द्वारा। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया। तो इस तरीके से बेसिक शिक्षा को लेकर के इस तरीके से गांधी जी ने तमाम प्रकार की विचारधारा दी, ठीक है। तो ये था वर्धा शिक्षा सम्मेलन। आगे देखिएगा, छठवां प्रश्न है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो है, ये एक प्रकार से ऐसा अधिनियम था, खास करके ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा या बहुत जटिल अधिनियम माना जाता है। इसमें 321 धाराएं थी कुल मिलाकर के, 10 परिशिष्ट में बटा हुआ था। 3 जुलाई की डेट को, 3 जुलाई 1936 को, वैसे तो 35 में अधिनियम बनाया गया था, लेकिन 3 जुलाई 1936 से ये अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ भारत में। जबकि पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन भी शुरू किए गए। तो ये था 1935 का अधिनियम। अच्छा, 1935 के अधिनियम से ही भारत में, अच्छा 1935 का अधिनियम जो है सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है, क्योंकि 1935 से लेकर के जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक अधिनियम जो चला है वो यही अधिनियम चला 1935 का। 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में वैसे उठा ली गई हैं, ठीक है। या तो उसमें कुछ संशोधन कर लिया गया है, या फिर वैसे हूबहू बहुत सारे अनुच्छेदों को रख दिया गया है। आगे देखेंगे, 7वां प्रश्न, मार्लियामेंटो सुधार। मार्लियामेंटो सुधार की अगर बात की जाए तो जो 1909 ईस्वी का अधिनियम है उसी को मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम, उसी को कहा जाता है। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा 1909 के अधिनियम का। ये बात ध्यान रखिएगा। 1909 का अधिनियम जो है ये बड़ा फेमस अधिनियम है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो कि मार्ले और मिंटो उस समय जो है, दोनों लोग, मिंटो वायसराय थे और मार्ले जो थे वो भारत मंत्री हुआ करते थे। तो इस तरीके से व्यवस्था बताई गई उसमें, ठीक है। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में। मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात की जाए तो केंद्रीय काउंसिल में जो है इसमें ब्रिक्स संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें 27 निर्वाचित और 33 मनोनीत हुआ करते थे। कार्यकारिणी 6 सदस्य हुआ करता था। कार्यकारिणी में एक सेना अध्यक्ष, एक प्रांतीय गवर्नर और एक और गवर्नर जनरल को मिलाकर कुल मिलाकर के 69 लोग जो है इसमें हुआ करते थे। और कुल मिलाकर के इन सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष कर दिया गया, मतलब इसमें था। इसके अलावा मद्रास, बम्बई, बंगाल, यूपी की प्रांतीय काउंसिलों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 50 कर दी गई। तो ये कई प्रकार की चीज़ों से रिलेटेड है पार्लियामेंटो सुधार। आगे देखेंगे, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण के सत्याग्रह के बारे में कुछ बारे बताएं 50 शब्दों में। चंपारण के सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो यूरोपीय चंपारण के नील उत्पादक कृषकों का शोषण करते थे। जो यूरोपीय लोग थे या फिर जो ये कंपनियां थीं जो भारत में शासन कर रही थी, वो चंपारण स्थान के जो नील उत्पादक कृषि मतलब कृषक थे या जो खेती करने वाले थे उनका शोषण करते थे। तिनकठिया प्रणाली एक थी, उसके तहत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में मनमानी कीमतों पर मतलब देनी पड़ती थी, मतलब भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर देनी पड़ती थी। 3/20 जो है भाग भूमि का देना पड़ता था उन कृषकों को। और किसान अपने अपमान और शोषण सहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तिनकठिया प्रणाली बड़ी वैसी प्रणाली हुआ करती थी। और 3/20 भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर इनको देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। तो भारत महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आंदोलन का संचालन किया। चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के आंदोलन का जो है शुरुआती आंदोलन रहा है। और अहिंसात्मक का सहयोग चलाने की शिक्षा महात्मा गांधी जी ने दी इस आंदोलन को। यह आंदोलन 1917 में शुरू हुआ और इनको अपने आंदोलन में सफलता भी मिली। चंपारण सत्याग्रह में सफलता भी मिलती है महात्मा गांधी को। और जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित करा और इस प्रकार से इस कानून के द्वारा नील उत्पादकों के द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई। जितना ज़्यादा मुनाफा या जितना ज़्यादा खूब ज़्यादा कमा रहे थे लोग, कंपनी के लोग भारतीय किसानों से, वो सब बंद करवा दिया गया। तो इस तरीके से ये चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था। क्लियर।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं आप? अहमदिया आंदोलन क्या था भाई? अहमदिया आंदोलन के बारे में बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अहमदिया आंदोलन की अगर बात की जाए तो मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादिया नगर से लगभग कादिया नगर से ये आंदोलन की शुरुआत करी जाती है 1889 में। अहमदिया आंदोलन कब शुरू होता है? 1889 में शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? पंजाब के गुरदासपुर ज़िला है, वहीं पर कादिया नगर है, वहीं से शुरू होता है। और किसके नेतृत्व में? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद पाश्चात्य विचारधारा, थियोसॉफिकल दर्शन तथा हिंदुओं में सुधार आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद वो इस्लाम को भी सरल बनाने के पक्ष में थे। इस्लाम धर्म में जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, उन्हीं कमियों और बुराइयों को ख़त्म करने के प्रयास में लगे थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसीलिए इसी को अहमदिया आंदोलन कहते हैं। और अहमदिया आंदोलन चूँकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में चलाया गया था, इस्लाम को सरल और स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से अंधविश्वासों का त्याग और गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश दिया गया। ठीक है, तो ये आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो भारतीय पुनर्जागरण के बारे में अगर बताएं तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात करें तो किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर से उन्नति या बढ़ने की दशा को कहते हैं। कि एक बार उन्नति हुई है, पहले हो चुकी है, फिर बीच में वो ढीला पड़ गया है, फिर से एक बार जब दोबारा से उठना, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण का पुनरुद्धार बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन और नवजागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है उसको। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध काल रहा है, वो या 19वीं सदी की शुरुआती काल, उत्तरार्ध काल, दोनों में आप देखिएगा, आपको नवजागरण के तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि नई-नई आईं और नए-नए विचारक आए जिन्होंने भारतीय पुनरुद्धार में अपना इम्पोर्टेंस मतलब कि इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। जैसे कि भारतीय मनीषी खास करके पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए। और प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया कि भारतीयों में जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, उन्होंने, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इसके अलावा यमजी रानाडे हो गए, महादेव गोविंद रानाडे, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी हो गए। इन लोगों के प्रयासों से क्या हुआ, भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और जो है एक ऐसी भावना का जो है जागरण हुआ, जो उनको लगने लगा कि भारत भी बहुत आगे है। और भारत में तेज़ी से क्या हुआ, एक सुधार आंदोलन शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये भारतीय पुनर्जागरण का काल था, 18वीं मतलब 19वीं शताब्दी का काल। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, केवल 4 या 5 प्रश्न करने खंडवा से 150 शब्दों या 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध का काम पूरा किया? बिल्कुल हाँ, हम इस विचार से सहमत हैं, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो था वो अधूरा रह गया था। इसीलिए जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद में बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, जितना भी दारो मतलब वो था, वो सारा का सारा कम हो गया। और इस समय अब अंग्रेज लोग जो है एकदम से फुल फार्म में पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिए। क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहासकार में बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर को 1764 को ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। के दत्त कहते हैं इसको लेकर के कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक हुआ। ब्रूम कहते हैं कि इस प्रकार बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था। जो जितनी वीरता से लड़ा, परिणामों की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण था। बंगाल में आप देखेंगे कि बंगाल में अंग्रेजी राज दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है। अब बंगाल कानूनी तौर पर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और अब अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन जाते हैं। रैमजे मेयर कहते हैं कि बक्सर के युद्ध ने बक्सर के युद्ध के अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर बंगाल पर जकड़ दिया। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जो कमियां रह रही थीं प्लासी के युद्ध में, वो कमियां पूरी हो गई। और प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज लोग खुल करके मतलब अंग्रेजों लोग को डर लगी थी, मतलब कि अंग्रेज लोग एकदम से खुल करके सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि सभी लोग अपसय में मरे जा रहे हैं या आपस में ही लोग लड़ते बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जब बक्सर का युद्ध भी जीत लिया, उसके बाद में फिर एकदम से उन लोगों ने पूरा चूंकि मुगल सम्राट जो सबसे पहले भी अंग्रेजों की सहायता सैनिक सहायता चाहता था, अब वह क्या करा, अब अंग्रेजी सहायता का इच्छुक हो गया। तो इस तरीके से बंगाल
में नवाब के अधिकार अब बिल्कुल समाप्त कर दिए गए और इस युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब जो है जितने इलाके हैं सब अंग्रेज़ों के चंगुल में आ गए। तो जो बक्सर का युद्ध रहा है, ये बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा है। प्लासी के अधूरे काम को पूरा करने वाला रहा है। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो काम प्लासी के युद्ध के द्वारा आरंभ किया गया था, वह काम बक्सर के युद्ध के द्वारा खत्म कर दिया गया, पूर्ण कर दिया गया और प्लासी ने उसको खड़ा करने के लिए स्थान प्रदान किया, किंतु बक्सर ने या बक्सर के युद्ध ने क्या किया, उसे स्थिति का स्वामी बना दिया। ठीक है, उसको एकदम से अस्थायित्व बना दिया, उसको बैठने के लिए जगह दे दी। कुल मिलाकर के अंग्रेज लोग जो थे, इन 2 युद्धों में अगर 2 युद्ध है सहित 1757 का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग अभी भी एकदम से फुल फार्म में शासन नहीं पाए थे। लेकिन 1764 क्या हुआ, जो कमियाँ इसमें रह रही थी सब अंग्रेजों ने फिर इकट्ठा करके 1764 में बुरी तरीके से पराजित करा भारतीयों को और इस तरीके से वो क्या हो गया, अब पूर्ण रूप से वो शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा मतलब कि बिल्कुल ठीक कथन है ये कि भाई बिल्कुल हाँ, आप लिखेंगे कि हाँ, हम इस विचार से सहमत हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध का काम पूरा किया। आप कई तर्क इस मामले में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना पूछा जा रहा है। भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना के कई कारण रहे। जैसे पहला कारण तो रहा है कच्चे माल की प्राप्ति। चूँकि यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के परिणामस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों के लोग सोच रहे थे कि भाई चूँकि यूरोप में कच्चा माल तो मिलना नहीं था, इसलिए वो लोग जो है अलग-अलग देशों में यात्राओं करने के लिए जाते थे, यात्राएँ करने के लिए ताकि वहाँ से कच्चे माल मिले और कच्चे माल को फिर एक प्रकार से मशीनों में वो एकदम से उससे कच्चे माल से वो अपना जो है पूरा मटेरियल तैयार कर पाएँ। तो इसीलिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए पहला काम अंग्रेज लोग जो है भारत में आए। और भारत में अंग्रेजी उपनिवेश की स्थापना के ये पहला कारण था कि कच्चे माल की प्राप्ति, ठीक है। दूसरी बात, निर्मित माल की खपत। चूँकि भारत उस समय बहुत बड़ी मार्केट हुआ करता था, आज भी है, तो वही माल जो यहाँ से कच्चा माल ले जा करके मशीनों में बनाते थे, फिर वही माल लेकर के हम ही लोगों को बेचते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, वो उससे लाभ कमाते थे, ठीक है, चूँकि मार्केट भारत के पास ही था। इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उपनिवेश की स्थापना का और एक कारण क्या लिख सकते हैं आप, प्रतिकूल जलवायु। चूंकि जलवायु में भिन्नता होने के कारण से यूरोपवासी नवीन वस्तुओं से अनजान थे। पूर्वी देशों के संपर्क में उन्हें आने से उनको कई चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे आलू वगैरह वहाँ पर नहीं होती, आलू यहीं पर होती है, ठीक है। तंबाकू, भुट्टा, गरम मसाले, चीनी, काफ़ी, चावल, ये सब आपको यहीं पर मिलते हैं, मतलब भारत और चीन इन सभी जगहों पर, ठीक है, ये मतलब दक्षिणी इलाकों में या पूर्वी इलाकों में। तो अंग्रेज़ों को ऐसे जगहों की आवश्यकता थी जहाँ इनकी खेती की जा सके, चूँकि उनके वहाँ पर ये खेतियाँ नहीं होती थीं, इसलिए वो जो है यहाँ पर आने के लिए इच्छुक थे। इसके अलावा आप देखिएगा समृद्धि की लालसा, चूँकि क्या होता है कि आप भारत पर कब्ज़ा कर लें तो पूरे विश्व में आपका नाम होगा कि भई आप देखिए यहाँ-यहाँ तक कितना, चूँकि उस समय साम्राज्यवाद की होड़ थी, लगातार साम्राज्य विस्तारवादी नीति लोग अपना रहे थे। हर एक देश यूरोप के आप देखें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे जो है आप देखेंगे इंग्लैंड की बात करें, सभी लोग मतलब डच, सभी जो है अपनी-अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे। समृद्धि की लालसा कहीं न कहीं पे जो है भारत को उपनिवेश बनाती है। विभिन्न देशों से आए यात्रियों ने भारत में संपन्नता और वैभव का उल्लेख अपने वृत्तांतों में भी किया है। और चूँकि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसीलिए सभी देशों का एक प्रकार से पर्पज़ था कि भारत में जो है मतलब भारत को अपने कब्ज़े में लिया जाए, भारत में रह कर के व्यापार किया जाए। तो ये तमाम प्रकार के कारण रहे। ठीक है? आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, भारत में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताएँगे। भारत में पुनर्जागरण के क्या कारण थे भाई? भारत में पुनर्जागरण के भी कई कारण हैं, जैसे कि चूँकि आप देखिएगा जो 19वीं सदी का समय है, वो पुनर्जागरण के लिए विशेष माना जाता है। इसमें कई सारे विद्वान आए, जैसे मैंने आपको कई सारे विद्वानों के नाम बताए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महादेव गोविंद रानाडे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट हैं। ये लोग भी एक प्रकार से, इसके अलावा आप देखेंगे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सभी लोग ऐसे हैं जो कि इन लोगों ने तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन चलाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, आप देखिएगा इसी तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपने-अपने हिसाब से चीज़ों को बताने का प्रयास किया। ठीक है, आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को भाषण देकर के गौरवशाली भारतीय संस्कृति का झंडा विश्व में लहरा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भारतीय पुनर्जागरण का ही परिणाम था। तो भारतीय पुनर्जागरण का कारण क्या था? क्यों ऐसा हुआ? पहला कारण था पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। चूँकि उस समय अंग्रेज जो है भारत में थे और अंग्रेज पाश्चात्य सभ्यता अपने साथ भारत से मतलब भारत में लाए थे।
तो भारतीय वैज्ञानिक आविष्कारों, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रांति से परिचित हुए। भारतीयों को भी पता चला कि भई जो है वहाँ के बारे में विश्व में क्या चल रहा है। अंग्रेज यह भी जान गए कि शून्य का आविष्कार, दशमलव पद्धति, अंक पद्धति, खगोल शास्त्र आदि की प्रगति पहले भारत में ही हो चुकी थी। तो भारतीयों से रोम ने इन्हें सीखा और रोम से पश्चिमी जगत ने इन्हें सीखा। तो अपनी सभ्यता का विकास जो है उन लोगों ने भारतीयों से बहुत सारी चीज़ों को सीखा और भारतीय लोगों ने उनसे भी सीखा। तो इस पाश्चात्य सभ्यता के विभिन्न पक्षों ने भारतीयों के मन में भी इनके अनुसरण की इच्छा जागृत करी और भारतीय लोग जो है पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति उसको अपनाने का प्रयास करना चाह रहे थे। तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर के पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ और धर्म सुधार आंदोलन बहुत सारे चलाए गए। दूसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संपर्क आ जाने से भी क्या हुआ, तमाम प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज जो है उनमें परिवर्तन हुआ। तीसरा जो कारण रहा वो रहा ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत में आना। चूंकि ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो भारत में आ रहे थे और वो अपने धर्म के बारे में बता रहे थे। और उससे क्या था कि भाई जब दूसरे धर्म में आप देखेंगे जानेंगे कि उसमें कम बुराई है या उसमें कम चीज़ें बताई जाती हैं, और तो आडंबर, धर्मांधता, कुरीतियाँ जो हैं उनके धर्म में कम मिलेंगी। तो इसीलिए अपने धर्म में तमाम प्रकार के सुधार की ज़रूरत थी, चाहे सती प्रथा की बात करें, चाहे जो है विधवा विवाह की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, ठीक है। ऐसे तो इन चीज़ों को अंत किया गया। इसके अलावा मतलब कि जो पत्रिकाओं की भूमिका है, तमाम प्रकार के समाचार पत्र वगैरह छपने लगे। इससे भी तमाम प्रकार की चीज़ों को पता चला और लोग जो है जागृत होने लगे, चीज़ों को जानने लगे। तर्कसंगत तरीके से लोगों ने हर एक चीज़ को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके अलावा अगला कारण है प्राच्य संस्कृति विशारदों की भूमिका। चूँकि आप देखेंगे जो भारत में अपनी सत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिश न्यायाधीशों को भारतीय दीवानी मामले सुलझाने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए भारतीय विधि संहिता के ग्रंथ मनुस्मृति का अनुवाद करवाया। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से अनुवाद करवाया मनुस्मृति का। और इस अनुवाद को पढ़ करके पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को देख करके खलबली सी मच गई, क्योंकि मनुस्मृति में बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी। जब उसको पढ़ा उन लोगों ने तो बड़ा जो है प्रभावित हुए। प्राच्यविदों ने भारतीय ग्रंथों के अनुवाद हेतु 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई। विलियम जोन्स की चेष्टा से अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है और गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कही गई है, व्यास जी की रचना है, इन सभी का अनुवाद करवाया गया। जब इन सभी का अनुवाद करके जो विदेशी विद्वान थे उन लोगों ने पढ़ा, बड़े प्रभावित हुए वो लोग। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने तो अनेक भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और इस तरह से पाश्चात्य देश भारतीय संस्कृति के उच्च मानकों के समकक्ष नतमस्तक हो गया। और इससे भारतीयों ने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज लोग, ये गोरे लोग जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, ये भी हमारी संस्कृति का अनुवाद कर रहे हैं, हमारी पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी पुस्तकों में कुछ है, क्योंकि हम अपनी पुस्तकों को तो पढ़ते नहीं हैं, बस हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ते हैं। अपने धर्मशास्त्र या अपने ग्रंथों को पढ़ने का हमको टाइम भी नहीं है, क्योंकि हमारे में बहुत पहले से हर एक चीज़ें लिखी हुई है। तो भारतीय पुनर्जागरण का एक कारण यह भी बना, प्राच्य संस्कृति विशारदों की भूमिका, ठीक है। चूंकि जो तमाम प्रकार के विद्वान रहे अपने यहाँ के, वो लोग भी एक प्रकार जब इस तरीके से लिखे तमाम पुस्तकें, उनका अनुवाद वो लोग करने लगे, जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग थे। तो उन लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को लगने लगा कि भाई अपने अंदर कुछ टैलेंट तो है। तो इस तरीके से पुनर्जागरण जो है वो होता है यहाँ पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखेंगे, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। टीपू सुल्तान के बारे में बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टीपू सुल्तान की बात की है तो टीपू सुल्तान का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1751 को और अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। उसने अंग्रेजों को भारत से निकालने का पूरा प्रयास किया, इसलिए अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे निर्दयी और अत्याचारी शासक कहा, टीपू सुल्तान को, ठीक है। उसका दृष्टिकोण बड़ा कुंठित और बर्बर हुआ करता था। टीपू सुल्तान का, हैदर अली ने जिस राज्य को अपने श्रम और शौर्य से स्थापित किया था, क्योंकि टीपू हैदर का लड़का था, तो टीपू ने उसी राज्य को अपनी अदूरदर्शिता और अनैतिकता से समाप्त कर डाला, ये भी कहा जाता है। कर्नल विल्सन के अनुसार हैदर शायद ही कभी गलती करता और टीपू शायद ही कभी ठीक रास्ते पर चलता। मतलब कि कर्नल विल्सन कहते कि हैदर अली जो था, हैदर अली कभी गलती सोच विचार कर भी नहीं करता था, मतलब कि कभी भी गलती वो करता ही नहीं था। टीपू सुल्तान हमेशा गलती ही करता था और उसके असीम अत्याचारों के कारण से क्या हुआ, उसके राज्य का प्रत्येक हिंदू उसके शासन से घृणा करने लगा। जहाँ कठोरता पाप होती थी वहाँ वह बर्बर बन जाता था। तो कुल मिलाकर के ये जो है
बहुत ज़्यादा क्रूर, अत्याचारी इस तरीके का शासक था टीपू सुल्तान। टीपू में दूरदर्शिता का अभाव था, वो दूरदृष्टि उसके पास नहीं थी। उसने अपने पड़ोसी राज्यों की सहायता ना प्राप्त करके दूरस्थ देशों जैसे फ्रांस और अन्य मुस्लिम राज्यों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करी। वो अपने बगल के राज्यों से सहायता नहीं लिया और इसी कारण से मैसूर में यह कहावत थी कि हैदर जन्मा था साम्राज्य निर्माण के लिए और टीपू पैदा हुआ था उसके विनाश के लिए। ये मैसूर में कहावत चलती है कि हैदर अली जो जन्मा था वो साम्राज्य निर्माण के लिए जन्मा था और टीपू जो पैदा हुआ था ये किस लिए पैदा हुआ था? विनाश के लिए पैदा हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू ने क्या किया कि कार्नवालिस का सामना किया, लॉर्ड कार्नवालिस का। घमासान युद्ध के बाद में टीपू पराजित हो जाता है, उसे पीछे हटना पड़ा। 1792 ईस्वी में टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया, लड़ाई का हर्जाना और आधा राज्य देना पड़ा अंग्रेजों को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसी प्रकार चतुर्थ मैसूर युद्ध में बेली जली और टीपू के बीच में युद्ध हुआ। टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद में टीपू के विरुद्ध 1799 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दिया जाता है इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों की तरफ से। विवश होकर के टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण ली और दुर्ग की रक्षा करता हुआ वीर पुरुष 4 मई 1799 को दुर्ग के फाटक पर मारा गया। ये टीपू सुल्तान वीर तो था ही। और इस प्रकार आपसी फूट के कारण से मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। युद्ध में विजयी होने के उपरांत अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया। एक इतिहासकार कहता है कि टीपू कठोर तथा स्वेच्छाचारी शासक था, तथापि वह सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। उसका राज्य सुख संपन्न था। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। वैसे टीपू क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसमें टीपू के बारे में हमेशा यही लिखा गया। हालांकि टीपू जो था वो अंग्रेजों के लिए क्रूर और निर्दयी था, हालांकि अपने जनता के लिए भी कहीं कहीं पर क्रूरता करता था और कहीं कहीं पर जो है अच्छी चीज़ें बताता था, अच्छी चीज़ें करता था जनता के लिए। तो ये टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की अगर बात की जाए तो ये अपने आरी पड़ोसी के जो शासक थे उनसे मदद नहीं लेता था, ठीक है। ये चूंकि उस समय फ्रांस, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने आप में लड़ाई झगड़ा होती थी, इसीलिए ये सोचा कि भाई फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाएंगे। तो ये था टीपू सुल्तान। आगे देखिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तत्कालिक भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इसके द्वारा तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए ब्रह्म समाज के द्वारा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध को, इन सभी को खत्म करने का प्रयास किया। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे, उनकी सहायता से राम मोहन राय ने सभी को बंद करवाया। ब्रह्म समाज के कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, उन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया था। ब्रह्म समाज के लोगों ने, उनका विचार था कि सृष्टि की रचना व संरक्षण वही करता है जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होता है और उसकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर है और वही सर्वोच्च है, ब्रह्म समाज मानता है। दूसरी बात, प्रार्थना में विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, मतलब प्रार्थना में विश्वास आध्यात्मिक जो है उन्नति के लिए आवश्यक है, ये बात भी ब्रह्म समाज के लोग मानते हैं। तीसरी बात, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ईश्वर का कोई आकार नहीं है अतः अवतारवाद झूठा है, ये भी बताते हैं, ये भी विशेषता ब्रह्म समाज की है। चौथी बात, कर्म फल में विश्वास करते हैं। पांचवी बात, जीवात्मा अमर है। इसके अलावा छठी बात, सत्य की खोज में विश्वास करते हैं। इसके अलावा मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ब्रह्म समाज के लोग। जाति प्रथा छुआछूत समाप्त होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। इसके अलावा नौवीं बात है, बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगे और विधवा विवाह का प्रचार किया जाए। ये बात भी जो है ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज के लोगों ने किया। तो इस तरीके से कई उद्देश्य थे, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से बताएं। आर्य समाज की बात की है तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के संस्थापक। और आर्य समाज पहली विशेषता, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है, ईश्वर एक है और ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है, ये आर्य समाजी कहते हैं। दूसरी बात आर्य समाजी कहते हैं कि वेद वाक्य ईश्वर वचन है और सत्य है, ठीक है। जो वेद में लिखा है वही ईश्वर का वचन है, वही सत्य है, ये आर्य समाज के लोग कहते हैं। तीसरी बात, वेद धर्म आगम के सिद्धांत को मानता है। इसके अलावा चौथी बात,
मोक्ष का अर्थ है आवागमन से मुक्ति, यानी कि यह मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। ठीक है, जो मोक्ष होता है इसका मतलब पृथ्वी पर दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। ठीक है, ये और वेदों की ओर लौटो नारा इसी में दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवा सिद्धांत है ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और दयावान है, वह अजर और अमर है, अजन्मा है, उसकी उपासना ही उचित है। इसके अलावा वेदों का अध्ययन मनन और अनुशीलन श्रेयस्कर है, क्योंकि वेद ही शिक्षा के ज्ञान के भंडार हैं। ये बात बताई जो है आर्य समाज के सिद्धांतों में। सातवां सिद्धांत है आर्य समाज का कि कार्य को औचित्य की कसौटी पर कस करके करना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंस है, कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा समाज का उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करके मानव का कल्याण करना है। इसके अलावा अगला सिद्धांत था इसका सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। इसके अलावा 10वां सिद्धांत है आर्य समाज का अविद्या का नाश और विद्या का प्रचार करना। ऐसे तमाम प्रकार समाज की उन्नति को अपनी उन्नति समझना, व्यक्ति के साथ उसके गुणों के अनुरूप प्रेम करना चाहिए, न्याय का व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें बताई जाती हैं। ठीक है, व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार के जो है सिद्धांत है किसके, आर्य समाज के, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएं कुछ चीज़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो इनका जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। 21 अक्टूबर 1879 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बैरिस्टरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में इन्होंने वकालत शुरू कर दी। प्रारंभ में उनका लगाव राजनीति की ओर नहीं था, किंतु जब उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत ही उनकी ओर आकृष्ट हो गए और उनको नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया। और गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में पटेल ने बड़ी लगन और परिश्रम से काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप खेड़ा आंदोलन सफल रहा। नागपुर सत्याग्रह आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, पटेल जी के। लेकिन सरदार पटेल की सबसे बड़ी ख्याति बारदोली के सत्याग्रह में उनको मिली। पटेल ने इस आंदोलन का संचालन बड़ी लगन से किया था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का, और इसीलिए जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह में। 1930 ईस्वी के आंदोलन में सरकार ने सबसे पहले पटेल जी को ही गिरफ्तार करा था। गांधी इरबिन समझौते के बाद उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, सरदार पटेल जो है 1936 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और उन्होंने संपूर्ण देश का दौरा किया, लोगों से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन करें। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस विजयी हुई। 7 प्रांतों में उसका मंत्रिमंडल बना। 1942 ईस्वी में के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन पटेल ने ही किया था। कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता होने के कारण से उन्हें शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया। जब सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ तो उनको प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया गया। भारत विभाजन के पश्चात वो गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए और इस काल में उनकी सबसे बड़ी देन है देसी राज्यों का विलय, या जो बिस्मार्क ने जो जर्मनी में किया था वैसा काम इन्होंने किया था सरदार पटेल जी ने। भारत में जितने भी छोटी बड़ी रियासतें थी, 565 रियासतों में भारत पूरा बटा हुआ था, उन सभी को एक करने का काम इन्होंने किया था। इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है इसी कारण से। वे जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते थे सरदार पटेल उसको कर लेते थे, पूरा करके ही दम लेते थे, वो थे सरदार पटेल। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, फटाफट से आप बताएंगे। वुड के घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो वुड डिस्पैच के नाम से इसको जानते हैं। वुड के घोषणा पत्र की बात की तो शिक्षा से रिलेटेड है। 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाशित वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा पर महाधिकार पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा लेख है और जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया था और उसके संबंध में मतलब एकदम से बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें भी दी गई थी शिक्षा को लेकर के। वुड के घोषणा पत्र की पहले जो है शिक्षा के उत्तरदायित्व की बात करी गई कि वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को ही लेना चाहिए, कंपनी ही भारत में शिक्षा की व्यवस्था करे। घोषणा पत्र में कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं करता जितना कि शिक्षा करती है, और यह हमारे कर्तव्यों में से एक है। हमको भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। दूसरी बात, शिक्षा के उद्देश्य में कहा गया, शिक्षा का मतलब उद्देश्य है वुड के अनुसार मानसिक विकास करना, लोगों का चारित्र का निर्माण करना, शासन के प्रति वफादार व्यक्तियों का निर्माण करना ताकि लोग जो हमारे प्रति आवाज़ ना उठा पाएं, राज्य पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति तैयार करना, तो ये सब घोषणा पत्र में बताया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात भी करी गई।
घोषणा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को उपयोगी बताते हुए पाठ्यक्रम में रखने का सुझाव भी दिया गया था बोर्ड घोषणा पत्र में, ठीक है। और पाठ्यक्रम के संबंध में घोषणा पत्र में कहा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रचार या प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन और यूरोपीय साहित्य अर्थात संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान को प्राप्त करना है। तो इस तरीके से बोर्ड इस पेज जो है उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये भी बताया गया। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग को स्थापना करी जाए, जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक कहा जाएगा, ये बात भी करी गई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ, जिसका संगठन इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों के आधार पर किया जाए, ठीक है? और इसमें चांसलर एक हो, एक वाइस चांसलर हो, एक रजिस्ट्रार हो और एक सीनेट हो, इस तरीके की बात उन्होंने बताई बोर्ड ने। तो बोर्ड के घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें बताई गईं। शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाए, रोज़गार के समय व्यक्ति की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये सब चीज़ें बोर्ड के घोषणा पत्र में बताई गई। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति के लिए चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग की व्यवस्था करी जाए। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के विकास के लिए उदारतापूर्वक बालिकाओं मतलब बालक और बालिका मतलब बालिकाओं विद्यालय मतलब बालिका विश्वविद्यालय मतलब बालिका स्कूलों की स्थापना करी जाए, ठीक है? कन्या इंटर कॉलेज की बात करी उन्होंने। तो इस तरीके से ये बोर्ड घोषणा पत्र था जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है? और इस तरीके से ये प्रश्न आपने समझा। बाकी आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपकी सीरीज में मिल जाएँगे, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा से, 450 या 500 शब्दों में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न प्लासी युद्ध के कारणों और परिणामों की समीक्षा कीजिए, ये भी प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आपसे बनेगा लॉर्ड रिपन के सुधारों का उल्लेख कीजिए, उसे स्थानीय भारतीय स्वशासन का संस्थापक क्यों कहा जाता है? ये भी बताएँ लॉर्ड रिपन को। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न 19वीं शताब्दी में होने वाले सुधार आंदोलन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों को आप पढ़ डालिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी सीरीज में मिल जाएँगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद।